गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री राम कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन भारत की नदियां पढ़ रहे थे और भारत की नदियों में हिमालयी क्षेत्र की नदियां, जिसमें अपन ने गंगा नदी तंत्र पढ़ा है। आज नेक्स्ट दूसरी नदी है अपने सामने और वो नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे। भाई सिंधु नदी मेन मुद्दा अगर देखा जाए तो शब्द है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की अगर बात की जाए तो यानी कि सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां सम्मिलित होगी, तो एक तो है आपके सामने सिंधु तथा पंचनद। पंचनद यानी कि सिंधु और पंचनद जो है दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेगी? सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करेगी। बात समझ में आ गई? तो मुख्य नदी तो कौन सी है अपनी? सिंधु, और सिंधु के साथ वापिस कौन सी है? पंचनद है। यानी कि सिंधु और पंचनद। अब पंचनद में सम्मिलित होगी आपके 5 नदियां। कितनी नदियां? 5 नदियां सम्मिलित होगी पंचनद के अंतर्गत। अब ये 5 नदियां कौन कौन सी है? तो 5 नदियां हैं आपके सामने। नंबर 1 पर है झेलम। कौन सी नदी? झेलम। नंबर 2 पर है चेनाब। नंबर 3 पर है रावी, और फिर है व्यास, और अंत में है आपकी सतलज। बात समझ में आई? यानी कि पंचनद के अंतर्गत सम्मिलित होती है कितनी नदियां? 5। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। उत्तर से दक्षिण की ओर भी इनका यही सही क्रम है। यानी कि पंचनद में सिंधु नदी सम्मिलित नहीं होगी। याद रहे, सिंधु सम्मिलित नहीं होगी। सिंधु मुख्य नदी है और जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां हैं, ये मिलकर के पंचनद का निर्माण करती है। तो सिंधु और पंचनद अगर मिल जाए तो सिंधु नदी तंत्र पूर्ण होता है। अगर यहां पर अपन बात करें अगर आगे, तो पंचनद ये पंजाब का जो क्षेत्र है, पंजाब 5 नदियों का जो क्षेत्र है वो पंजाब के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ इन नदियों के उद्गम स्थल की अगर बात की जाए तो चेनाब, रावी और व्यास, इन तीनों नदियों का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है चेनाब, रावी और व्यास। फिर सतलज की बात की जाए तो सतलज नदी तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, इसका उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, या यूं कहें तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित जो राक्षस झील है उस राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत से। और झेलम की बात करें तो झेलम जे&के का जो एरिया है वहीं से निकलती है। क्लियर हो गई ना बात? तो ये तो थी सिंधु और पंचनद के बारे में सामान्य जानकारी। अब सिंधु नदी तंत्र की बात की जाए तो यहाँ एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है ना? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र यानी कि हिमालय से पूर्व इनका अपवाह तंत्र विकसित हो चुका था। हिमालय के निर्माण से पूर्व ये बह रही है, तभी इन्होंने हिमालय का जब उत्थान हुआ उस समय जो पर्वत श्रृंखला बनी थी उसका कटाव निरंतर जारी रखा था। तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है सिंधु नदी तंत्र। आइए देखते हैं आगे अपन कि सिंधु नदी तंत्र का उद्गम स्थल या सिंधु नदी तंत्र किस प्रकार से प्रवाहित होता है ये पूरा क्षेत्र। अगर अपन बात करें सिंधु नदी तंत्र की तो कुछ इस प्रकार से आपको नक्शा बना के मैं बताता हूं। अगर अपन यहां बात करें आगे, अगर देखा जाए तो ये वाला जो तिब्बत का जो क्षेत्र है, इस तिब्बत के क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो इस तिब्बत के क्षेत्र में आपको पता है एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। यानी कि तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है, इस तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित है आपके सामने कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत? कैलाश पर्वत। इस कैलाश पर्वत के बाद अगर आगे बात करें तो एक झील आती है, झील दिखाई देती है आपको यहाँ पर, और इस झील का नाम है कैलाश मानसरोवर झील। कौन सी? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर झील। कैलाश मानसरोवर झील स्थित है, सभी को पता ही है, एक पौराणिक दृष्टि से पवित्र झील है कैलाश मानसरोवर झील। इस कैलाश मानसरोवर झील की अगर बात करें तो कैलाश मानसरोवर झील का जो क्षेत्र है यहां से मुख्य रूप से 3 नदियां प्रवाहित होती है। इस कैलाश मानसरोवर झील के संदर्भ में अगर बात करें तो एक नदी तो आपकी निकलती है जो है आपकी सिंधु, एक इसका जो ये वाला जो क्षेत्र है यहां से निकलती है उसका नाम है सतलज,
और एक इस तरफ जाती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर यानी मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र। फिर सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी यहाँ पर स्थित है राक्षस ताल वहां से। और फिर अगर बात करें अपन सिंधु नदी तंत्र की या सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी निकलती है यहाँ पर एक मानसरोवर झील के निकट एक क्षेत्र पड़ता है, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। कौन सा हिमनद है? बोखरचू हिमनद। यानी कि मानसरोवर झील के निकट एक हिमनद पड़ता है और इस हिमनद का नाम है क्या? बोखरचू। बोखरचू हिमनद। इस बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। मैं यहां लिख देता हूं कौन सा हिमनद है? बोखरचू हिमनद। बोखरचू जो हिमनद है, इस बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी जो प्रवाहित होती है वो कहां से प्रवाहित होती है? बोखरचू हिमनद यानी कि मानसरोवर झील के निकट स्थित बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इस सिंधु नदी के संदर्भ में अगर अपन बात करें, इस सिंधु नदी को जो तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है या तिब्बत का जो एरिया है, इस तिब्बत के क्षेत्र में सिंधु नदी को कहते हैं शेरमुख। किस नाम से जाना जाता है? शेरमुख। यानी कि तिब्बत के पठारी क्षेत्र में सिंधु नदी किस नाम से जानी जाती है? शेरमुख। शेरमुख कहें या यूं कहें, इसी का दूसरा नाम है शिंगी, शिंगी खंबान। शेरमुख या शिंगी खंबान के नाम से सिंधु नदी तिब्बत के पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। बोखरचू हिमनद से निकलने के बाद यह तिब्बत के पठारी क्षेत्र में शेरमुख या सिंगी खंबान के नाम से प्रवाहित होती है और यहां से प्रवाहित होने के बाद ये लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। और लद्दाख से भारत में प्रवेश करने के बाद अंततः यह पाकिस्तान और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए लास्ट में यह अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए विलुप्त या अपना मुहाना बनाती है अरब सागर में। कहां गिरती है ये? अरब सागर में जाकर के अपना मुहाना बनाती है, अरब सागर। बात क्लियर हुई? यानी कि इस सिंधु नदी की अगर अपन बात करें तो सिंधु नदी लेह शहर में, कहां? भारत में केवल जो लेह का जो क्षेत्र है लद्दाख पठार पर स्थित है, इस लेह में प्रवाहित होती है सिंधु नदी। भारत में केवल लेह में प्रवाहित होती है। कहां प्रवाहित होती है? लेह। यानी कि लद्दाख का जो क्षेत्र है उस लद्दाख के लेह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसके बाद अगर बात करें अपन सिंधु नदी की, यानी कि अपन पढ़ रहे हैं ये नदी कौन सी है आपके सामने? सिंधु नदी। सिंधु नदी क्लियर हो जाना चाहिए। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश मानसरोवर के निकट स्थित बोखरचू हिमनद से होता है। बोखरचू हिमनद से निकलने के बाद यह तिब्बत के पठारी क्षेत्र में शेरमुख या सिंगी खंबान नाम से प्रवाहित होती है। अंततः लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख में लेह शहर जो है उस लेह शहर में यह प्रवाहित होते हुए अंततः यह गिलगित होते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, डेल्टा बनाते हुए। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यानी कि सिंधु नदी की बात करें अपन इसके प्रवाह क्षेत्र के आधार पर, तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी की बात करें तो सिंधु नदी की एक दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है जिसका नाम है शोक नदी। कौन सी नदी? शोक नदी। यानी कि सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका क्या नाम है? शोक नदी। ये लद्दाख का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन, शोक नदी। इस शोक नदी की अगर बात की जाए तो शोक नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा। नुब्रा ग्लेशियर भी है और इस शोक नदी में आकर के एक और नदी मिलती है जिसका क्या नाम है? नुब्रा। क्लियर होगी बात? ये है आपकी नुब्रा। नुब्रा ग्लेशियर भी है। और याद रहे दाईं ओर से मिलने वाली नदी सहायक नदी कौन सी है? शोक नदी। फिर अगर पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पाकिस्तान में इसमें एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है काबुल। कौन सी नदी? काबुल। काबुल भी दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की एक सहायक नदी है। फिर काबुल के बाद बात करें तो एक दर्रा आता है गोमल दर्रा, उस और नदी भी है एक जिसका नाम क्या है? गोमल नदी। कौन सी? गोमल नदी। यानी कि शोक, काबुल और गोमल दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं सिंधु की। इस गोमल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है गोमल दर्रा और गोमल दर्रे से बाहरी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे। नेक्स्ट अगर आगे बात करें अपन
तो यहां पर एक शहर स्थित है पाकिस्तान का जिसका नाम है कराची। कौन सा शहर स्थित है? कराची। यानी कि कराची शहर की अगर बात करें अपन तो कराची शहर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट बात की जाए आगे तो सिंधु की अन्य प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें अपन, किसकी बात करें? सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें, किसकी बात करें? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की अगर बात की जाए तो एक तो अपन ने देखा था दाईं ओर से मिलने वाली और ये बाईं ओर से मिलने वाली। तो सिंधु नदी तंत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर अपन चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। नंबर 1 पर है आपके सामने झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम। फिर अगर देखा जाए नंबर 2 पर कौन सी है? चेनाब, रावी, व्यास और फिर सतलज। ये 5 नदियां अपन को पढ़नी है। क्लियर हो गई ना बात? 5 नदियां पढ़नी है। इन 5 नदियों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिंधु नदी की अगर बात करें अपन, किसकी बात करें? सिंधु नदी की अगर बात की जाए तो सिंधु नदी की कुल लंबाई, सिंधु नदी, इस सिंधु नदी की कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सिंधु नदी की भारत में लंबाई, कहां पर? भारत में लंबाई की बात करें तो 1114 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। भारत में यह केवल लेह शहर में प्रवाहित होती है, यानी कि लद्दाख का जो लेह है वहां पर प्रवाहित होती है। और इस सिंधु नदी के ऊपर एक परियोजना का संचालन किया जा रहा है। किसका? परियोजना। सिंधु नदी पर बात की जाए तो यहां पर एक परियोजना बनी हुई है। इस परियोजना का नाम है नीमू बाजकू परियोजना। इस नीमू बाजकू परियोजना की अगर बात करें अपन तो नीमू बाजकू परियोजना भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवादित है। किसके मध्य? भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण बनी हुई है। भारत और पाकिस्तान के मध्य यह क्या है? एक विवादित परियोजना है नीमू बाजकू, जो सिंधु नदी के ऊपर है। बात समझ में आई? उद्गम बोखरचू हिमनद से मुहाना अरब सागर में, लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है और लेह शहर में प्रवाहित होती है। दाईं ओर से मिलने वाली एक सहायक नदी शोक, फिर पाकिस्तान में काबुल और गोमल इसकी सहायक नदी है। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर या यूं कहें 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी पर बनी हुई नीमू बाजकू परियोजना भारत तथा पाकिस्तान के मध्य विवादित है। बात क्लियर हो गई? फिर बात करें नंबर 2 पर झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। इस झेलम नदी के बारे में अगर बात की जाए तो झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग झील से। कहां से होता है? जो बेरीनाग झील है कश्मीर में ही स्थित है यह झील। तो बेरीनाग झील, जो बेरीनाग झील है, इस बेरीनाग झील से उद्गम होता है झेलम नदी का। कहां से होता है? बेरीनाग झील से उद्गम होने के बाद यह पहुंचती है आपके पाकिस्तान। कहां? पाकिस्तान। बेरीनाग झील से निकलती है। बेरीनाग जम्मू कश्मीर में स्थित है और बेरीनाग झील से निकलने के बाद झेलम नदी पहुंचती है, झेलम नदी पाकिस्तान। इसके दक्षिण में अगर बात की जाए तो चेनाब नदी, झेलम के दक्षिण में नदी प्रवाहित होती है जिसका क्या नाम है? चेनाब नदी। और इस चेनाब नदी के संदर्भ में बात करने से पहले मैं यह लिख देता हूं कि झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? बेरीनाग झील से। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में ही है। इस बेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है। चेनाब नदी की बात की जाए तो चेनाब नदी का जो उद्गम है वह उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में। एक दर्रा पड़ता है और उस दर्रे का नाम है बारालाचाला दर्रा। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। चेनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? बारालाचा दर्रा। बारालाचा जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और इस बारालाचा दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है। और बारालाचा ला दर्रा के निकट चंद्र और भागा नदी। कौन सी नदी? यहां पर लिखता हूं मैं, 2 नदियां हैं जिसमें से एक तो नदी है चंद्र और एक है भागा। यानी कि चंद्र और भागा नदी के मिलने से, चंद्र और भागा नदी के मिलने पर बारालाचा ला दर्रे से चेनाब नदी का उद्गम होता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होने के बाद
अंततः पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अगर बात करें तो पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट सिंधु में जाकर के मिल जाती है। किसमें मिलती है? सिंधु में। यानी कि जो मिठानकोट का जो क्षेत्र है, इस मिठानकोट नामक क्षेत्र में आकर के चेनाब नदी किसमें मिलती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। बात क्लियर हुई? ये कौन सी नदी है? चेनाब नदी। और चेनाब नदी चंद्र और भागा नदियों के मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है। बारालाचाला दर्रे से इसका उद्गम स्थल है। यानी कि चंद्र और भागा की संयुक्त शाखा चेनाब के नाम से जानी जाती है। चेनाब का उद्गम बारालाचाला दर्रे से होता है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल प्रदेश के बाद यह नदी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो मिठानकोट का एरिया है, कौन सा एरिया है? मिठानकोट। पाकिस्तान में मिठानकोट जो क्षेत्र है, इस मिठानकोट के निकट यह सिंधु नदी में मिल जाती है। चेनाब के दक्षिण में अगर बात की जाए तो चेनाब के दक्षिण में है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। और रावी नदी की बात करें तो रावी नदी का उद्गम है रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। इस रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? रोहतांग दर्रे से। तो यहां पर जो दर्रा स्थित है, इस दर्रे का क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। इस रोहतांग दर्रे से जो नदी निकलती है, उस नदी का नाम है रावी नदी। और रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से पंजाब, और पंजाब राज्य में प्रवाहित होने के बाद अंततः यह नदी पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर के ये मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है। किसमें मिलती है? सिंधु में मिलती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर चेनाब नदी की, अगर बात करें अपन, तो इस चेनाब नदी पर एक परियोजना संचालित की जा रही है, और उस परियोजना का नाम है बगलीहार परियोजना। कौन सी परियोजना? बगलीहार परियोजना। यानी कि चेनाब नदी की बात करें अपन, तो चेनाब नदी पर एक परियोजना का संचालन किया जा रहा है। उस परियोजना का नाम है बगलीहार परियोजना। और यह बगलीहार परियोजना भी भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है? विवादित है। दूसरी सलाल और दुलहस्ती। बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती ये परियोजना चेनाब नदी पर संचालित की जा रही है, जिसमें बगलीहार परियोजना भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। फिर बात करें अपन झेलम नदी की, तो इस झेलम नदी की बात की जाए तो झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा, और किशन गंगा नदी पर किशन गंगा परियोजना का संचालन किया जा रहा है। चेनाब नदी के झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर और देखा जाए तो डल झील और एक और झील है जिसका नाम है वुलर झील। तो झेलम नदी के किनारे ही डल झील, वुलर झील और श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशन गंगा, और उस किशन गंगा नदी के ऊपर किशन गंगा परियोजना का संचालन किया जा रहा है। झेलम के दक्षिण में स्थित है चेनाब नदी की बात की जाए तो चेनाब का उद्गम बारालाचाला दर्रे से होता है, और बारालाचाला दर्रे के निकट चंद्र और भागा की जो संयुक्त शाखा है वो चेनाब के नाम से जानी जाती है। चेनाब अंततः मिठानकोट के निकट पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती है। इस चेनाब नदी के ऊपर बगलीहार परियोजना संचालित की जा रही है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। इसके बाद दक्षिण में बात करें तो चेनाब के दक्षिण में आती है आपकी रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। और रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ हिमाचल प्रदेश, पंजाब और फिर पाकिस्तान चली जाती है। इस रावी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, यह रावी नदी पीर पंजाल तथा धौलाधर पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होती है। किसके मध्य से? तो रावी नदी की बात करें अपन तो रावी नदी पीर पंजाल तथा धौलाधर पर्वतों के मध्य से होकर के प्रवाहित होती है। पर्वतों के मध्य से, पीर पंजाल और धौलाधर जो पर्वत है इनके मध्य से प्रवाहित होती है रावी। यहां अगर अपन झेलम नदी की बात की जाए तो झेलम नदी की अगर बात करें तो झेलम नदी लद्दाख और जास्कर पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होती है। लद्दाख व जास्कर के मध्य से प्रवाहित होती है झेलम नदी। क्लियर हो गई बात? रोहतांग दर्रे के बाद अगर बात करें तो इस रोहतांग दर्रे के निकट ही स्थित है आपका व्यास कुंड। कौन सा क्षेत्र है? व्यास
कुंड, और इस व्यास कुंड से नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी निकलती है? व्यास नदी। तो व्यास कुंड के निकट से निकलती है व्यास कुंड से निकलती है एक नदी जिसका नाम है व्यास नदी। और व्यास नदी जो है हरि का बेराज नामक स्थान पर आते आते सतलज नदी में मिल जाती है। यानी कि सतलज नदी की बात करें अपन तो सतलज नदी निकलती है राक्षस ताल। कहां से? राक्षस ताल। तिब्बत के पठारी क्षेत्र में स्थित है ये क्षेत्र राक्षस ताल। इस राक्षस ताल नामक स्थान से निकलती है सतलज नदी। और सतलज नदी की बात करें अपन तो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शीप की ला दर्रे से। कहां से प्रवेश करती है? शीप की ला दर्रा। यानी कि ये वाला जो दर्रा है इसका नाम क्या है? शीप की ला। शीप की ला नामक जो दर्रा है, इस शीप की ला नामक दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और फिर शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पंजाब, और पंजाब होते हुए अंततः यह नदी सिंधु में मिल जाती है। यानी कि पाकिस्तान में जाकर के किस में मिल जाती है? सिंधु में मिल जाती है। इधर व्यास कुंड से नदी निकलती है जिसका नाम है व्यास नदी, और व्यास नदी अंततः हरि के बेराज नामक स्थान पर आकर के किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। यानी कि ये वाली जो नदी है कौन सी है? व्यास नदी। और व्यास नदी व्यास कुंड से निकल रही है। और ये जो नदी है आपके सामने इसका क्या नाम है? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। और व्यास नदी जो है सतलज में आकर के मिलती है। व्यास नदी की अपन बात करें तो व्यास नदी हरि के बेराज नामक स्थान पर आकर के किस में मिल जाती है? सतलज में मिलती है। और इस हरि के बेराज की अगर बात करें, किसकी बात करें अपन? हरि के बेराज। तो इस हरि के बेराज नामक स्थान से विश्व की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यानी कि सतलज व्यास के संगम स्थल हरि के बेराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संचालन किया जा रहा है। अब अगर बात करें अपन सतलज नदी की, तो सतलज नदी को जो तिब्बत का जो ये पठारी क्षेत्र है, इस तिब्बत के पठारी क्षेत्र में, कहां पर? तिब्बत के पठारी क्षेत्र में सतलज नदी को कहा जाता है लोगचेन खंबान। लोगचेन खंबान के नाम से जाना जाता है सतलज नदी को तिब्बत के पठारी क्षेत्र में। यानी कि ये जो तिब्बत का जो पठारी क्षेत्र है, इस तिब्बत के पठारी क्षेत्र में सतलज नदी को लोगचेन खंबान के नाम से जाना जाता है। वहीं सिंधु को तिब्बत के पठारी क्षेत्र में शेरमुख या सिंगी खंबान के नाम से जाना जाता है। तो व्यास नदी का उद्गम होता है कहां से? व्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के निकट स्थित है व्यास कुंड से। और सतलज नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल से। कहां से होता है? राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। क्लियर हो गई ना बात? तो इस तरह से ये आपके सामने है सिंधु नदी तंत्र। अब अगर बात करें आगे अपन तो झेलम नदी की बात की जाए तो झेलम नदी को झेलम नदी को विस्तता के नाम से जाना जाता था पौराणिक काल में, या वैदिक काल में झेलम को विस्तता के नाम से जाना जाता था। जबकि चेनाब की बात करें तो चेनाब को कहते थे अस्किनी। क्या कहते थे? अस्किनी। और रावी की बात की जाए तो रावी को कहते थे परुषणी नदी। और व्यास को बिपाशा और सतलज को सतुद्री नदी के नाम से जाना जाता था। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। अपन सिंधु और उसकी सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू हिमनद से होता है। कहां से होता है? बोखरचू हिमनद। और यहां लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है लेह शहर। लेह के बाद यह पाकिस्तान, और पाकिस्तान में अरब सागर में मुहाना बनाती है। सिंधु में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी शोक, पाकिस्तान में काबुल और गोमल नदी है। सिंधु के दक्षिण में झेलम नदी जिसका उद्गम बेरीनाग झील से होता है। जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होने के बाद अंततः यह पाकिस्तान में जाकर के चेनाब में मिल जाती है। चेनाब का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के निकट चंद्र और भागा नदियों के मिलने से होता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट सिंधु में अपना जल उड़ेलती है। फिर इसके चेनाब के दक्षिण में रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है। यह हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिलती है।
रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से व्यास नदी का उद्गम होता है, जो सिंधु या यूं कहें पंच नदी की एकमात्र नदी जिसका पूर्णतः अपवाह तंत्र भारत में है। व्यास नदी हरि के बैराज के निकट सतलज में मिलती है। सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल से होता है, शिवकीला दर्रे से यहां भारत में प्रवेश करती है और अंततः पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिल जाती है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगला पॉइंट है अपने सामने, इसके साथ ही सिंधु नदी जल समझौता। तो ये तो गई सिंधु नदी। अब देखते हैं अपन सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता, इस सिंधु नदी जल समझौते की अगर बात करें अपन, किसकी बात करें, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता अगर बात करें, सिंधु नदी जल समझौता, तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी जल समझौता हुआ था और यह समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के मध्य। सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 भारत तथा पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत तथा पाकिस्तान, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जबकि पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर करने वाले थे तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान। अयूब खान ने पाकिस्तान की ओर हस्ताक्षर किए थे। इस सिंधु नदी जल समझौते में अगर बात करें तो यहां जल बंटवारा हुआ था और जल बंटवारे में कहा था कि जो सिंधु दूसरी है आपके सामने झेलम और तीसरी है चेनाब। यानी कि उत्तर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब। सिंधु, झेलम और चेनाब जो मुख्य नदियां हैं, इन नदियों के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। और जो दक्षिण की 3 नदियां हैं चेनाब के बाद, रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों के 80% जल का प्रयोग भारत करेगा। जल का उपयोग भारत के द्वारा किया जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि सिंधु नदी तंत्र की जो 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, जो 3 प्रमुख बड़ी नदियां हैं, इनके 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। जबकि सिंधु नदी तंत्र की रावी, व्यास और सतलज जो दक्षिण की 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के 80% जल का उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के द्वारा किया जाएगा। तो ये थी आपकी सिंधु नदी। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। थैंक यू।